नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों से जुड़ा है, यानी स्थानीय स्वशासन। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे संविधान ने ये पक्का किया कि डेमोक्रेसी सिर्फ बड़े शहरों की चीज न रह जाए, बल्कि हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस लोकतंत्र की जड़ें कहाँ हैं। फिर बात होगी एक बहुत बड़े संवैधानिक मोड़ की। इसके बाद हम स्थानीय शासन के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, जानेंगे कि इससे आम नागरिक को क्या शक्ति मिली, और आखिर में मौजूदा चुनौतियों और भविष्य पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। और इसकी वजह थी दूर के शासन से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या। ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि जो सरकार हमारे लिए फैसले लेती है वो हमसे कितनी पास है। क्या किसी के गांव या मोहल्ले की समस्याओं का हल वहीं पास में होता है, या फिर इसके लिए किसी दूर दराज राजधानी पर निर्भर रहना पड़ता है? देखिए, आजादी के बाद कई दशकों तक पावर असल में कुछ ही हाथों में थी। ज्यादातर बड़े फैसले या तो राज्यों की राजधानियों में लिए जाते थे या फिर सीधे नई दिल्ली में। इस टॉप डाउन मॉडल में दिक्कत ये थी कि जमीनी स्तर की जरूरतें और आम लोगों की आवाज इस बड़े सरकारी सिस्टम में कहीं गुम हो जाती थी। तो इस समस्या का समाधान क्या था? यहीं पर आता है कहानी में एक जबरदस्त मोड़, एक संवैधानिक क्रांति जिसने भारत के लोकतंत्र का चेहरा ही बदल दिया। एक ऐसा मोड़ जिसने पावर को सही मायनों में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ये क्रांति थी 1992 का 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इन दो कानूनों ने एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने गांव के लिए पंचायती राज और शहरों के लिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब लोकल गवर्नमेंट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक जरूरी और अटूट हिस्सा बन गई। हाँ, लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये दशकों की मेहनत का नतीजा था। कहानी शुरू होती है 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी से, जिसने 3 लेवल के सिस्टम की बात की। फिर 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने इसे और मजबूत बनाने को कहा, और 1986 में एल.एम. सिंघवी कमेटी ने साफ साफ कहा कि इसे संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। और आखिरकार 1992 में जाकर ये ऐतिहासिक संशोधन पास हुए। ठीक है, तो कानून तो बन गया, पर जमीन पर यह सिस्टम दिखता कैसा है? असल में ये विकेंद्रीकरण काम कैसे करता है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। मूल रूप से 2 अलग अलग सिस्टम बनाए गए। एक है पंचायती राज, जो है भारत के गांवों के लिए, और दूसरी तरफ है नगरपालिकाएं, जो शहरी इलाकों के लिए हैं। एक गांव के लिए, एक शहर के लिए। बिल्कुल सिंपल। अब गांव की बात करें तो यहाँ 3 लेवल का सिस्टम है। सबसे नीचे बिल्कुल जमीनी स्तर पर है ग्राम पंचायत, यानी आपकी गांव की अपनी सरकार। फिर उसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए जिला परिषद। ये तीनों एक सीढ़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शहरों का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है, बस शहर के साइज पर डिपेंड करता है। जो इलाके अभी अभी गांव से शहर बन रहे हैं, वहां होती है नगर पंचायत। जो छोटे शहर हैं उनके लिए है नगर परिषद, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े महानगरों के लिए वहां होता है नगर निगम। ठीक है, ढांचा समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। ये संस्थाएं आम आदमी को क्या पावर देती हैं? अब इस पर आते हैं। और यहीं पर एक ऐसी चीज है जो सच में क्रांतिकारी थी। ये नंबर देखिए, 1/3। इसका मतलब है कि लोकल बॉडीज की कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। इसने लाखों महिलाओं को सीधे राजनीति में लाने का काम किया, उन्हें फैसले लेने की ताकत दी और महिला नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार की। तो ये पंचायतें और नगरपालिकाएं असल में करती क्या हैं? वो सारे काम जो हमारी रोज की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। गली की सड़क बनवानी हो, साफ सफाई का ध्यान रखना हो, पीने के पानी का इंतजाम हो, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। साथ ही ये अपने इलाके के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं, सामाजिक न्याय की स्कीमें लागू करती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए लोकल टैक्स भी वसूल सकती हैं। और ये बात सिर्फ कहीं नहीं गई, बल्कि संविधान में लिखी गई है।
आर्टिकल 243G साफ साफ कहता है कि इन संस्थाओं को इतनी पावर और अधिकार मिलने चाहिए कि वो सिर्फ सरकारी एजेंसी बनकर न रह जाएं, बल्कि असल में स्वशासन की संस्थाएं बने, मतलब वो अपने फैसले खुद ले सकें। तो सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर क्या कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये सपना पूरी तरह साकार हो चुका है? सच्चाई थोड़ी अलग है। अब बात करते हैं चुनौतियों की और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। देखिए, कागज पर तो सब ठीक है, लेकिन असलियत में कई मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है पैसा। ज्यादातर लोकल बॉडीज आज भी फंड के लिए राज्य या केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। फिर कई जरूरी पावर अभी भी राज्य सरकारों ने अपने पास रखी हुई हैं। स्टाफ की कमी, टेक्नोलॉजी नॉलेज की कमी और हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारे पास एक बहुत मजबूत संवैधानिक ढांचा तो है, एक बेहतरीन विजन है, लेकिन असली चुनौती इस विजन को हकीकत में बदलने की है। कानून और जमीनी हकीकत के बीच जो गैप है, उसे भरना अभी बाकी है। और यहीं पर हम एक जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारी स्थानीय सरकारें, हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएं अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पा रही हैं? इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे लोकतंत्र का भविष्य जुड़ा है।